ठीक, ये वही बात बोल रहे हैं जो ब्रिटिश बोल रहे हैं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये अंग्रेज के चाटुकार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 तलाक जैसे अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और इसका विरोध तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा यह कहकर किया गया कि यह मुसलमान के धर्म में, मुस्लिम के पर्सनल लॉ में क्यों न विरोध करे। यदि शरीयत कोई अमानवीय प्रथा का विरोध कर रहा है, अमानवीय प्रथा को लागू कर रहा है, तो उसका विरोध क्यों न करें। हिंदू धर्म में भी तो सती प्रथा था, हम उसका विरोध किए कि नहीं किए। हिंदू धर्म में बलि प्रथा था, उसका हम विरोध किए कि नहीं किए। हिंदू धर्म में बाल विवाह था, हम उसका विरोध किए कि नहीं किए। तो फिर जब शरीयत में कही गई कोई बातें अमानवीय हैं तो हम उसका विरोध क्यों न करें। सरकारी नौकरियों में अवसर की बात की गई कि मुसलमानों को उसकी योग्यता के अनुसार सभी सरकारी सेवाओं में अवसर दिया जाए। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में। टॉपिक बड़ा खतरनाक है, यहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न निश्चित रूप से ही आता है। इसीलिए साइमन कमीशन को जब तक अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना, तब तक नेहरू रिपोर्ट भी आपको समझ में नहीं आएगी। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 राउंड कॉन्फ्रेंस, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए साइमन कमीशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। यहां से प्रश्न भर भर के आता है एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन आप सबको पता है कि 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम में यह लिखा गया था कि 10 वर्षों के बाद इस जो एक्ट आया था इसकी समीक्षा की जाएगी कि जिस उद्देश्य के लिए इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाया गया, क्या वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो पाया कि नहीं हो पाया। तो 10 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा की जानी थी। 10 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा होनी थी। परंतु लंदन में जो था कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ठीक ना, और उसको चुनाव में हारने का खतरा लग रहा था कि चुनाव हम हार सकते हैं। इसीलिए ये आना था 1929 में, याद रखिएगा 10 वर्ष बाद यानी 1929 में इसकी समीक्षा के लिए आयोग गठित होना था। परंतु 2 वर्ष पूर्व ही, याद रखना 2 वर्ष पूर्व ही क्या कर दिया गया, तो 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से एक आयोग गठित कर दिया गया। क्या किया गया, तो 1927 में ही भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से एक कमिटी बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया, जिसका यह उद्देश्य था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम एक्ट की सफलता की समीक्षा करनी थी। बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बोलचाल की भाषा में हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहना है सर इसी को हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। इसी को क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहते हैं। इसको साइमन कमीशन क्यों कहते हैं, तो भारतीय संवैधानिक आयोग या भारतीय वैधानिक आयोग जो था, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो कहना है कि सर जॉन साइमन हुआ करते थे। याद रख लीजिएगा, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया, उस वक्त भारत का जो वायसराय था, ये भी पूछा जाता है कि भारत का वायसराय कौन था, तो कहना है कि सर लॉर्ड इरविन इसके उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस वक्त ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो कहना है कि उस वक्त ब्रिटेन का जो पीएम था, ब्रिटेन का पीएम स्टेनले बाल्डविन इनका नाम था, स्टेनले बाल्डविन। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस वक्त भारत का जो सचिव था, भारत सचिव, वो कौन था, तो कहना है कि सर लॉर्ड बर्केनहेड थे, लॉर्ड बर्केनहेड। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोलिए, जब साइमन कमीशन भारत आया, ठीक ना, तो उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, तो कहना है लॉर्ड इरविन थे। सचिव कौन था, तो कहना है लॉर्ड बर्केनहेड थे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टैनले बाल्डविन थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कहना है कि सर टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य इसमें कौन थे? तो अंग्रेज सदस्य थे। एक भी भारतीय सदस्य को इसमें जगह नहीं दिया गया था। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो साइमन कमीशन है ये भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है, ठीक ना। और जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है तो आप सबको याद रखना कि इसका व्यापक रूप से पूरे देश में विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। साइमन गो बैक, ठीक ना, गो बैक के नारे लगते हैं। और एग्जामिनर यह भी प्रश्न पूछता है कि ये वाला जो नारा है किसने दिया? तो कहना है यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया। यूसुफ मेहर अली ने ये नारा तैयार किया था, साइमन गो बैक का नारा। इसके बाद देखिए क्या होता है कि 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अंसारी कर रहे थे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस दल ने भी क्या किया? तो इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन आयोग का बहिष्कार किया। पूरे देश में साइमन कमीशन का क्या होने लगा? विरोध होने लगा। बात समझ में आ रहा? 30 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहां पहुंचता है? तो पहुंचता है ये लाहौर। ये लाहौर पहुंचता है, लाहौर पहुंचता है। और 17 नवंबर, याद रखना 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इस डेट को एकदम अच्छे से याद रखना है। तो जब लाहौर पहुंचा 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन, तो यहां पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका भारी विरोध हुआ, भारी विरोध हुआ। और इसी के क्रम में 17 नवंबर 1928 को इनको लाठी लग जाता है सिर पर। लाठी लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाठी किसने चलाया था? तो कहना है सैंडर्स नामक एक अधिकारी था, जो जिला का कप्तान था उस वक्त, ए स्कॉट नाम था। उसके कहने पर सैंडर्स ने क्या किया? लाठी से प्रहार किया लाला लाजपत राय के ऊपर, जिसके कारण सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में इसी सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो HSRA के सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन? भगत सिंह थे, सुखदेव थे और चंद्रशेखर आजाद थे। इस सब ने मिलकर बाद में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक, यहां तक कोई की दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए, यह यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? तो कहना है कि सर लखनऊ में साइमन कमीशन का जो विरोध किया वो करने वाला था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत नाम एकदम याद रखना है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों विरोध किए थे। कहां? लखनऊ में। यहाँ जवाहरलाल नेहरू को भी पीटा गया और गोविंद वल्लभ पंत को भी पीटा गया, जिसके कारण गोविंद वल्लभ पंत अपंग भी हो गए थे। इसके बाद याद रखिएगा, मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? तो टी प्रकाशम नाम के एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा बंगाल में भी क्या हुआ? तो साइमन कमीशन जब गया तो वहां भी इसका विरोध किया गया, और इसके विरोध सुभाष चंद्र बोस और यतीन्द्र सेन गुप्ता ने किया था। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए कि एक तरफ पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, परंतु देश में कुछ दल ऐसे भी थे जो साइमन कमीशन का विरोध करने के बजाय साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? तो समर्थन कर रहे थे। ये एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन का समर्थन भारत में कौन कर रहा था? साइमन कमीशन का समर्थन कौन कर रहा था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला बोलना है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी, आप सबको पता है ये यूनियनिस्ट पार्टी कहां का था? तो कहना है ये पंजाब का था। मद्रास का एक पार्टी था जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी मद्रास का, ये भी। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है
कि भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा जो एक संस्था बनाया गया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो दलित वर्ग के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग के लिए ये साइमन कमीशन के समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे, ठीक ना। तो इसका भीमराव अंबेडकर और बहिष्कृत हितकारिणी सभा आप लोगों को याद रखना है। भीमराव अंबेडकर ठीक, एवं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके अलावा मुस्लिम लीग का जो सफी वाला गुट था ना, मुस्लिम लीग का सफी वाला गुट, सफी गुट, इन्होंने भी क्या किया, तो साइमन कमीशन का विरोध करने के स्थान पर साइमन कमीशन का समर्थन किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साइमन कमीशन पूरे देश में क्या होता है, घूमता है। पूरे देश में घूमने के पश्चात साइमन कमीशन जो है अपना फाइनल रिपोर्ट कब देता है, तो साइमन कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट कब देता है मेरे प्यारे साथियों, तो कहना है कि सर मई 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना। पूरे देश में विजिट करने के बाद साइमन कमीशन का जो फाइनल रिपोर्ट आता है वो कब आता है, तो 1930 ईस्वी में आता है। अब देखिए जब इनका रिपोर्ट आता है तो ये रिपोर्ट में क्या क्या बात कहते हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो रिपोर्ट में जो प्रमुख बात था उसका कहना था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है, प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको क्या किया जाए, तो समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करने की वकालत इन्होंने की। इन्होंने कहा कि केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाए, प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब है कि प्रांत अपने मामले में क्या हो, स्वतंत्र हो, उसके ऊपर केंद्र का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए। इन्होंने कहा सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए, सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। ये सब रिपोर्ट साइमन कमीशन का है, ठीक ना। ये सब साइमन कमीशन का रिपोर्ट है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। आप सबको पता है कि 1909 का जो मॉर्ले मिंटो अधिनियम था, उस मॉर्ले मिंटो अधिनियम में एक चीज आया था जिसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। कहने का मतलब है कि मुस्लिम जो सदस्य होगा उसका चुनाव मुस्लिम जनता के द्वारा ही किया जाएगा। तो इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त नहीं करने की सिफारिश की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बरकरार रखने को कहा, ठीक ना, को बरकरार रखने को कहा। बरकरार रखना है। इसके अलावे इन्होंने कहा कि सेना का भारतीयकरण हो, ठीक ना, कि जो सैनिक है उस सेना में भारतीयों को शामिल किया जाए, और जब तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है तब तक ब्रिटेन की सेना ही यहां पर क्या हो, बनी रहे। यहां बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं गुरु? सबको समझ में आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा जमकर विरोध किया गया, क्यों किया गया विरोध? क्योंकि ये एक श्वेत आयोग था। पूछता भी है कि साइमन कमीशन को हम श्वेत आयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। सातों के सातों भारतीय सदस्य, सातों के सातों सदस्य इसमें कौन थे? अंग्रेज थे। और भारतीयों को लगा यह तो हमारा अपमान करने जैसा है, आप हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमारे ऊपर रूल करने के लिए एक्ट ला रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से जब भारत के लोगों के द्वारा साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया गया, तब एक व्यक्ति हुआ करते थे भारत सचिव, अभी हम आपको पढ़ाए, लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया? कि तुम सब भारतीय लोग तो बेवकूफ हो, सांप पकड़ने वाले हो, बिच्छू पकड़ने वाले हो, तुमको ये संविधान कानून क्या समझ में आएगा? और हम तुमको चुनौती देते हैं भारत के लोगों को कि यदि भारत का लोग सर्वसम्मति से कोई एक संविधान तैयार करके दिखा दे जिसपे सारे दल सहमत हो, तब हम मानेंगे इस बात को। और इसी के जवाब में, इसी चुनौती को जब स्वीकार किया गया, ठीक ना, याद रखिएगा, फरवरी 1928 में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। और इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद
एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। क्या किया गया बाबू? तो कहना है कि सर्वदलीय सम्मेलन या सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक का बुलावा आया। और इसमें जो सचिव था, यह सचिव किसको बनाया गया? तो कहना है कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव बने। और सुभाष चंद्र बोस, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू जैसे और भी नेता इसमें शामिल थे। अब यहां ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखिए, तब जब इनको संविधान बनाने की चुनौती दी गई तो सभी दल के सदस्यों ने मिलकर फाइनली क्या किया? तो 10 अगस्त 1928 ईस्वी को, याद रखना डेट सहित, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होता है। नेहरू रिपोर्ट क्या होता है? प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है नेहरू रिपोर्ट? तो कहना है कि 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट के जो नेहरू रिपोर्ट था उसको प्रस्तुत किया गया। और उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, यहां से आपसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए यहां से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रावधान लाया गया डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है कि भारत स्वतंत्र तो होगा, भारत अपने घरेलू मामलों को देखेगा, लेकिन यह ब्रिटेन के अधीन ही होगा, ठीक ना। कुछ विषय पर ब्रिटेन इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किए हुए रहेगा। तो भारत को यहां पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, ठीक ना, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। भारत एक डोमिनियन स्टेट के रूप में ही काम करता रहेगा, पहला बात। दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली है, पृथक निर्वाचक मंडल जो है, इसको समाप्त किया जाए। पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करने की बात की कि मुस्लिम सदस्यों के द्वारा ही केवल मुस्लिम का क्या हो, तो मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन हो, सिख के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए। जानबूझकर तो अंग्रेज ऐसा कर रहा था ताकि भारतीयों के बीच फूट डालो और राज करो वाली नीति चल रही थी। तो पृथक निर्वाचक मंडल जो था, इसको यह समाप्त करने का बात कहा किसने? और इसके स्थान पर इन्होंने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लाने की बात कही। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली किसने? नेहरू रिपोर्ट ने। नेहरू रिपोर्ट में यही सिफारिश किया गया। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों की चर्चा की गई। यह प्रश्न आपसे पूछता भी है कि मूल अधिकारों की चर्चा सबसे पहले कहां? तो नेहरू रिपोर्ट में की गई। कितने मूल अधिकारों की चर्चा थी? 19 मूल अधिकारों की चर्चा थी। इसमें सभी व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति का, संगठन बनाने का स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इन सब चीजों की चर्चा नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलती है। इसके अलावे नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के स्थान पर संसदीय शासन व्यवस्था को लाने की सिफारिश की गई, है ना। संसदीय शासन व्यवस्था, आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम, और एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट में कहना था कि केंद्र जो होना चाहिए वे द्विसदनीय होना चाहिए। द्विसदनीय कहने का मतलब है कि एक राज्यसभा भी होना चाहिए, एक लोकसभा भी होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आप सबको पता है कि वर्तमान में संसद में 3 सूची होते हैं। एक होता है केंद्र सूची, जिसको संघ सूची कहते हैं, दूसरा राज्य सूची होता है, तीसरा संवर्ती सूची होता है। और जो विषय इन तीनों सूची में शामिल नहीं होता है उसको हम लोग अपशिष्ट सूची कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट कहता है कि ये जो अपशिष्ट सूची है, ये जो अपशिष्ट सूची है, इस अपशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? केंद्र के पास होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि नहीं, यहां पर जो है वो जो अपशिष्ट सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया जाए, ठीक ना। आगे चलकर इसको हम बातचीत करेंगे, इसके ऊपर जिन्ना के और नेहरू रिपोर्ट के मध्य क्या विवाद हुआ। इसके अलावा इस नेहरू रिपोर्ट में, ठीक ना, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने की बात कही गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य, आप सबको धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का अर्थ पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ होगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक ना। राज्य किसी भी धर्म को
प्रमोट नहीं करेगा और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। राजनीतिक कार्यों में धर्म का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ ये सब सिफारिश जब नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया, ठीक ना, तो लॉर्ड बर्केनहेड जो था उसको बड़ा मिर्ची लग गया कि भाई हम तो भारतीयों को अनपढ़ समझते थे, गवार समझते थे, इसको सांप और बिच्छू पकड़ने वाला आदमी समझते थे, लेकिन भारतीय तो बड़ा तेज निकल गया। ये तुरंत एकदम 4-5 महीना में अपना संविधान तैयार करके रेडी भी कर लिया, ठीक ना। जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इस नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के मांग को खारिज कर दिया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया दी गई? तो कहना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, ठीक, खारिज कर दिया गया। सरकार का तर्क क्या था? सरकार का तर्क था कि नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट की चर्चा है, उस डोमिनियन स्टेट को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम भारत को पूर्ण रूप से भारत के ऊपर हम अपना नियंत्रण स्थापित करके रखना चाहते हैं, इसीलिए हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा नहीं देंगे। हालांकि जब आप सबको पता है कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा और ब्रिटेन की स्थिति हिटलर ने कमजोर कर दी, तो भारत के सैनिकों को इस युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा यह भारतीयों को प्रलोभन दिया गया कि आप हमारे साथ युद्ध में शामिल होइए, हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कैसे डोमिनियन स्टेट को खारिज किया और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। बात समझ में आ रही है? आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन भी विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? क्योंकि उसमें भी डोमिनियन स्टेट की ही बात कही गई थी। अब देखिए, जब सरकार ने डोमिनियन स्टेट को खारिज कर दिया, इसके बाद देखिए क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट का जिस पार्टी ने विरोध किया, जरा उसमें भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। खासकर इसमें जो सबसे बड़ा बात है वो बात है मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में। मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस नेहरू रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं किए, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को क्यों खारिज किया, और नेहरू रिपोर्ट को खारिज करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? तो 14 सूत्रीय मांग उन्होंने रखी थी। जिस 14 सूत्रीय मांग को नेहरू रिपोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, सर्वदलीय सम्मेलन में इस मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें और गहरी हो गई और मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच का जो मतभेद था, जो खाई था, वो खाई और बढ़ता चला। 10 अगस्त 1928, ध्यान से देखिएगा कि 10 अगस्त 1928, आप सबको पता है कि 10 अगस्त 1928 को क्या हुआ? तो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। नेहरू रिपोर्ट जब प्रकाशित हुआ, ठीक ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। क्या किया? तो कहना है कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। किसने विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना इसका क्यों विरोध कर रहे थे? ये प्रश्न भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इसका विरोध उन्होंने इसलिए किया कि उनका कहना था कि इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों में चर्चा नहीं की गई है, या मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों पर गहरा आघात है। ठीक, क्यों विरोध किया? तो इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई बात नहीं की गई है, इसीलिए हम इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। हम नेहरू रिपोर्ट को कब स्वीकार करेंगे, किन परिस्थितियों में स्वीकार करेंगे, तो अब आगे की यात्रा देखिएगा। दिसंबर 1928 ईस्वी में
कलकत्ता में, कहां? कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सभी दलों के लोग क्या हुए? शामिल हुए। तो इस कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट को हम तभी स्वीकार करेंगे जब मुस्लिम लीग के 3 मांगों को नेहरू रिपोर्ट में स्वीकार किया जाए। ठीक, तो जिन्ना का क्या कहना था कि जिन्ना तभी इसको स्वीकार करेंगे, तभी इसको स्वीकार करेंगे जब 3 मांगों को माना जाएगा, जब 3 मांगों को माना जाएगा, 3 मांगों को माना जाएगा। अब सवाल है कि ये 3 मांग कौन कौन से हैं? बात को ध्यान से समझिएगा। अगस्त 1928 में रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, दिसंबर 1928 में कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और इनका कहना था कि हम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार तभी करेंगे जब हमारी 3 मांगों को मान लिया जाएगा। सबसे पहला मांग इनका क्या था कि जो केंद्र का विधानमंडल होगा या केंद्र की जो विधायिका होगी, ठीक ना, केंद्र की जो विधायिका होगी यानी संसद होगी, उसमें मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए? तो कहना है कि 1/3 आरक्षण यानी 33% सीटें आरक्षित होनी चाहिए, यानी जो विधायिका होगी, विधायिका में 33% सदस्य जो होने चाहिए वो मुसलमान होने चाहिए। इसके साथ ही साथ इनका कहना था, जो दूसरा मांग था, ये दूसरा मांग था इनका कि जो पंजाब है और बंगाल है, पंजाब और बंगाल का जो विधान परिषद है या जो विधायिका है कह सकते हैं, विधानमंडल है, वहां के विधानमंडल में क्या किया जाए? तो जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, मुस्लिम को क्या किया जाए? आरक्षण दिया जाए। ध्यान से देखिएगा कि जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को क्या किया जाना चाहिए? तो आरक्षण दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो इनका बात कहना था, यह कहना था कि अवशिष्ट सूची का जो विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को ना होकर प्रांतों को दिया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट में जो भी बात कही गई थी, जिन्ना का कहना था कि हम नेहरू रिपोर्ट को तभी स्वीकार करेंगे जब हमारी ये 3 मांगे मानी जाएगी। ये 3 मांगे क्या क्या? तो केंद्र की विधायिका में मुसलमानों के लिए 33% आरक्षण हो, बंगाल और पंजाब में जो भी विधानमंडल होगा वहां पर मुस्लिम की जो जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को वहां रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तभी हम इसको स्वीकार करेंगे। जब जिन्ना ने ये सारे संशोधन रखे नेहरू रिपोर्ट में, तो हिंदू महासभा के जो नेता थे, विशेषकर M.R. जयकर ने इसका कड़ा विरोध किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जिन्ना की इन 3 मांगों पर किसने तीखा प्रहार किया, तीखा विरोध किसने किया? तो इसका तीखा विरोध करने वाला जो नेता था हिंदू महासभा के M.R. जयकर, नाम याद रखिएगा, M.R. जयकर ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना पूरे देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके कारण सर्वदलीय सम्मेलन में ये जिन्ना के 3 संशोधनों को भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है? जब जिन्ना के इस 3 मांगों को खारिज कर दिया गया, 3 मांगों को खारिज कर दिया गया, याद रखिएगा, खारिज क्यों कर दिया गया? क्योंकि इन्होंने देश में सांप्रदायिकता का बीज बोने का क्या किया? तो सिफारिश किया। बात समझ रहे हैं? अब जब संशोधन इनका खारिज हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग खारिज हो गई, तो जिन्ना इससे बेहद निराश हो गए और क्षुब्ध हो गए। और सम्मेलन से बाहर निकलते समय उन्होंने इनका एक दोस्त हुआ करता था, तेज बहादुर सप्रू, ठीक ना, इनका एक बहुत परम मित्र था तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू से ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अब यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इतिहासकार मानते हैं कि यह वही मोड़ था जहां से जिन्ना का झुकाव राष्ट्रवादी राजनीति से हटकर पूरी तरह से सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिम पृथकतावाद की ओर शिफ्ट हो गया।
ठीक ना। अब यहां से जिन्ना राष्ट्रवादी राजनीति से पूरी तरह से हट गए। अब उनका फोकस सिर्फ ये था कि हम कैसे मुस्लिम पृथकतावाद की ओर बढ़े, कैसे हम सांप्रदायिक राजनीति की रोटी सेक कर हम क्या करें, तो अपना हित साधने का काम करें। बात समझ में आ रहा है। तो नेहरू रिपोर्ट में अपने सुझाव शामिल ना होने के बाद जिन्ना ने क्या किया, तो नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि हम नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं। और जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार इन्होंने किया, तो इसके जवाब में, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में इन्होंने 28 मार्च 1929 ईस्वी को मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, कि नेहरू रिपोर्ट खारिज करने के बाद, नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार करने के बाद दिल्ली में, कहां, तो कहना है सर दिल्ली में मुस्लिम लीग का बैठक हुआ, मुस्लिम लीग का बैठक हुआ। और इस मुस्लिम लीग के बैठक में मेरे प्यारे साथियों 28 मार्च 1929 ईस्वी को, 28 मार्च 1929 ईस्वी को इन्होंने 14 सूत्री मांग पेश की। क्या की, तो 14 सूत्री मांग पेश की, 14 सूत्री मांग को इन्होंने पेश किया। ठीक है। तो जब आप यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में जाते हैं, तो इन 14 मांगों में से कौन कौन सी मांगे हैं, ये भी आपसे पूछे जाने की संभावना होती है। छोटे एग्जामिनेशन में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तिथि को, किस डेट को 14 सूत्रीय मांग की थी, ठीक ना। लेकिन बड़े एग्जामिनेशन में ये 14 सूत्री मांग क्या थी, ये पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि जिन्ना का वो 14 सूत्रीय मांग क्या थी। तो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में इन्होंने भी कोशिश किया कि हम भी भारत का एक संविधान तैयार करें जिसमें क्या क्या प्रावधान है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। इनका कहना है कि जो संविधान होना चाहिए, वो संविधान कैसा होना चाहिए, संघात्मक होना चाहिए। इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, संघात्मक संविधान की बात की। ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि जितना भी राज्य है, प्रांत है, सभी प्रांतों को स्वायत्तता दिया जाए, यानी केंद्र के नियंत्रण से उसको मुक्त किया जाए और प्रांतों को अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए। प्रांतों के शासन में केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम से न्यूनतम होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ध्यान से देखते चलिएगा, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इनका हमेशा एक ही डिमांड होता था कि मुसलमानों को कितना ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, तो उनके लिए सीटें आरक्षित कर दें। तो अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि देश का जितना विधानसभा है, जितना निर्वाचित निकाय है, सबका पुनर्गठन इस प्रकार से कीजिए कि वहां पर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को समान प्रतिनिधित्व मिल पाए। ठीक। इसके बाद इन्होंने केंद्रीय विधायिका में आरक्षण की मांग की। हम आपको पहले भी बताए, ठीक, कि केंद्रीय विधायिका में 33% आरक्षण की मांग की, 33% आरक्षण की मांग की। किसके लिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए 33% सीटों को क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल को क्या कहा कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। ये वही बात बोल रहे हैं जो ब्रिटिश बोल रहे हैं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये पाकिस्तान, सॉरी माफ कीजिएगा, ये अंग्रेज के चाटुकार, ये वही बात करते थे जो अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करो वाली, जो फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनाई थी, उस नीति को बल देने का काम यही भारतीय लोग कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़े दोगले व्यक्ति हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक ना। जिन्होंने क्या कहा, तो देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया। और 1909 के माध्यम से जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक प्रणाली लाई गई, जिसके माध्यम से बंगाल विभाजन में जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता देखी गई, उस एकता को तोड़ने का काम किसने किया था, तो ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और वहां पर पृथक निर्वाचक मंडल लाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने का कोशिश अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और मोहम्मद अली जिन्ना इस दरार को, इस खाई को और बढ़ाते चले गए। ठीक। तो इनका जो एक और सिफारिश था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू रहना चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू रहनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जितनी भी प्रांतीय
सीमाएं हैं, राज्यों की जो सीमाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि फेरबदल कीजिएगा तो बंगाल की सीमा बदल जाएगी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो था अफगानिस्तान के साइड वो बदल जाएगा। इससे मुस्लिम बहुमत क्या होगा? प्रभावित होगा। और जब मुस्लिम बहुमत प्रभावित हो जाएगा तो इनका बात फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा, ठीक ना। तो ये एगो विधायक का भी चुनाव तब नहीं जीत पाते मोहम्मद अली जिन्ना। इसी डर से इन्होंने क्या किया कि पंजाब, बंगाल और जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उसमें मुस्लिम बहुमत प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन्होंने पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत की, पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत की। इनका कहना था कि सब धर्म के लोगों को धर्म का प्रचार करने, पूजा पाठ करने, प्रचार प्रसार करने, संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधेयक रोकने का अधिकार, देखिए कितना ये इनका डिमांड देखिए कैसा था कि इनका कहना था कि यदि किसी विधानमंडल में 3/4 सदस्य, मुसलमान का जो 3/4 सदस्य है, किसी प्रस्ताव या विधेयक का विरोध कर दे तो उनके हितों के खिलाफ उस विधेयक को फिर पारित नहीं किया जाए। बात समझ रहे हैं? यदि कोई विधेयक लाया गया जो सभी जनता के कल्याण के लिए है, लेकिन उससे यदि जो मुस्लिम होंगे, वहां मुसलमान अगर मुस्लिम संप्रदाय के 3/4 सदस्य यह कह दे कि इस विधेयक को लागू नहीं होना चाहिए तो इस विधेयक को रोक दिया जाए। ये डिमांड था इनका। बात समझ रहे हैं? तो 3/4 मुस्लिम सदस्य किसी विधेयक का विरोध करें, किसी विधेयक का विरोध करें तो वो विधेयक समाप्त होना चाहिए, तो वो विधेयक समाप्त हो जाना चाहिए, इनका ये कहना था। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो सिंध है, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से तुरंत अलग कर दिया जाना चाहिए। इस मांग पे तो चलिए सभी लोग सहमत थे, साइमन कमीशन भी सहमत था, नेहरू रिपोर्ट भी सहमत था, और मोहम्मद अली जिन्ना का भी यह मांग था कि सिंध को बंबई राज्य से अलग कर दिया जाए। ठीक, आप सबको पता है कि सिंध का जो विलय है 1843 ईस्वी में किसने किया था? तो आप सबको पता है कि लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध को बंबई प्रांत में विलय कर दिया गया था। ठीक, अब सिंध बहुत दूर था, बंबई बहुत दूर था, हजारों किलोमीटर से इस दूरी से प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण सिंध का विकास नहीं हो पा रहा था। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए सिंध को बंबई से अलग करने की सिफारिश मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी की गई। इसके अलावे भी सरकारी नौकरियों में अवसर की बात की गई कि मुसलमानों को उसकी योग्यता के अनुसार सभी सरकारी सेवाओं में अवसर दिया जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में अवसर दिया जाए। क्या दिक्कत है? आज भी हम लोग अवसर दे रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बहुत मुसलमान सरकारी नौकरी कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इनका फिर कहना था कि संविधान में जो मुस्लिम धर्म है, संस्कृति है, भाषा है, ये व्यक्तिगत कानून को संरक्षण दिया जाए, वही मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप सबको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त भी मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू था कि नहीं था? आज भी हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 तलाक जैसे अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, और इसका विरोध तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा यह कहकर किया गया कि यह मुसलमान के धर्म में, मुस्लिम के पर्सनल लॉ में सीधा सीधा हस्तक्षेप है, यह धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात करता है। परंतु एक बात बताइए कि ठीक है, मुस्लिम धर्म का नियम जो भी हो, हम वो नहीं जानते हैं, शरीयत क्या कहता है नहीं कहता है, ये बात अलग है। लेकिन जब यहां संविधान सर्वोपरि है तो शरीयत की कही गई बातों को हम क्यों ना विरोध करें? यदि शरीयत कोई अमानवीय प्रथा का विरोध कर रहा है, अमानवीय प्रथा को लागू कर रहा है, तो हम उसका विरोध क्यों ना करें? हिंदू धर्म में भी तो सती प्रथा था, हम उसका विरोध किए कि नहीं किए? हिंदू धर्म में बलि प्रथा था, उसका हम विरोध किए कि नहीं किए? हिंदू धर्म में बाल विवाह था, हम उसका विरोध किए कि नहीं किए? तो फिर जब शरीयत में कही गई कोई बातें अमानवीय हैं तो हम उसका विरोध क्यों ना करें? बात समझ में आ रही है? तो संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, उसकी जो भाषा थी, उसका जो पर्सनल लॉ था, उसका जिन्ना का कहना था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह कहना था कि जो मंत्रिमंडल होगा, जो कैबिनेट बनेगा, ठीक ना, जो कैबिनेट बनेगा, याद रखिएगा, जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें 1/3 सदस्य मुसलमानों का होना चाहिए।
बात समझ रहे हैं ना। जो कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, मान लिया जाए कि 60 सदस्यीय कोई कैबिनेट का निर्माण हुआ, मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, तो इसमें से 20 सदस्य मुस्लिम का होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा मांग था। बात समझ रहे हैं। इसके बाद साथ ही साथ इन्होंने एक और मांग रखा। क्या मांग रखा? कि जो संविधान संशोधन होगा, जो संविधान संशोधन किया जाएगा, यह संविधान संशोधन तभी किया जाए जब इस पर प्रांतों के द्वारा सहमति दी जाए। प्रांतों के द्वारा सहमति दी जाए, सहमति दी जाए। इनका कहना था कि यदि केंद्र संविधान में कोई संशोधन करना चाहता है तो तभी संविधान में संशोधन किया जाए जब प्रांतों के द्वारा, राज्यों के द्वारा, ठीक ना, इस पर सहमति दी जाए। बात समझ में आ रही है। आज भी हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसको करने के लिए आज भी राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है। बात समझ में आ रही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो यह 14 सूत्रीय मांग था, यह सबको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित जो नोट्स और पीडीएफ हैं, आप सभी लोग टेलीग्राम के चैनल में जाकर, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां जाइए और वहां से आप सब लोग इसका नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कि जो ये जिन्ना का जो 14 सूत्रीय मांग था, इस जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग को कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। 14 सूत्रीय मांग को कांग्रेस ने क्या किया? तो कहना है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज किया, पूरी तरह से खारिज कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां जब इनका रिपोर्ट खारिज कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कि इन मांगों ने कहीं न कहीं यह साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अब राजनीतिक मतभेद बहुत ज्यादा गहरे हो चुके हैं। कहीं न कहीं यह साफ साफ दिख रहा था कि मुस्लिम लीग जो है और मोहम्मद अली जिन्ना जो है, यह अब एक अलग ही रास्ते पर चल रहा था। यह अंग्रेजों की जो सांप्रदायिक राजनीति का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में मुस्लिम लीग साफ साफ फंसता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? और अंग्रेजों ने इसको एक अवसर के रूप में देखा। जब देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना जब आपस में टकरा रहे हैं, तो इस टकराव का फायदा उठाने के लिए उसने क्या किया? तो भारत में मुसलमान और हिंदुओं के बीच फूट डालने के लिए 1935 में आप सबको पता है कि भारत शासन अधिनियम लाया, भारत शासन अधिनियम लाया। और इस भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इसने क्या किया? और कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जिन्ना की कई मांगों को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। किस लिए किया? ताकि इससे हिंदू और मुसलमान के बीच जो ये दरार बढ़ रहा है, ये दरार धीरे धीरे खाई बन जाए। और जब खाई बन गया तो आप सबको पता है कि क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना पड़ा। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ब्रिटिश था, ठीक ना। ये अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ाने का काम किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा कि 1927 ईस्वी में, सॉरी माफ कीजिएगा, 1928 ईस्वी का जो रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट में एक डोमिनियन स्टेट की चर्चा की गई थी। डोमिनियन स्टेट की चर्चा की गई। और इस डोमिनियन स्टेट को लेकर कांग्रेस के ही बीच, कांग्रेस के जो युवा सदस्य हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों इस डोमिनियन स्टेट से खुश नहीं थे। इनका कहना था कि हम डोमिनियन स्टेट लेकर क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेट की हम मांग नहीं करते हैं, हमको चाहिए भाई पूर्ण स्वतंत्रता। क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, पूर्ण स्वतंत्रता की क्या की? मांग की। और ये जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग। ये कब इसका गठन किया गया? तो कहना है कि सर नवंबर 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के ही भीतर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। और आप सबको पता है कि आगे चलकर यही 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? तो वहां पर रावी नदी के किनारे
आप सबको पता है कि हमने पूर्ण स्वतंत्रता का उत्सव मनाया कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के ऊपर जितने भी बनने वाले प्रश्न थे यूपीएससी में, बीपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, या फिर आप जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, यहां से अब किसी भी प्रकार का कोई सवाल अगर बनता है तो आप आराम से, सरलता तरीके से, सहजता तरीके से आप उसका उत्तर दे पाइएगा। ठीक, यदि गुरु सेशन सबको समझ में आया है और यदि कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, समझने में कहां कोई दिक्कत है। और इसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, और इसका हम सारा का सारा जो है जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो हम आपको टेलीग्राम लिंक में चले जाइए, टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहां पे ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और सुमित सर ऑफिशियल के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।